जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र टाइम्स पर आपका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि पाचन हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, वहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किए थे। पाचन क्या होता है, आहार नाल क्या होता है, मुख में कैसे पाचन होता है, दांत के बारे में, जीभ के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी के आगे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक अमाशय पर चर्चा करेंगे। अमाशय से भी परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम अमाशय के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बात करते हैं अमाशय की। अमाशय या स्टमक, अमाशय या स्टमक तो आपने पढ़ा था इसके पहले ग्रास नली। यही ग्रास नली, और ग्रास नली की लंबाई हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। पिछली कक्षाओं में हमने ग्रास नली के बारे में चर्चा किया था। ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होती हैं। तो मुख में किसका पाचन हो गया था? कार्बोहाइड्रेट का। और किसी भी चीज का मुख में पाचन नहीं होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन ग्रास नली से सीधे कहाँ आता है? अमाशय में। अमाशय क्या होता है? यही नली आगे चलकर क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। इस तरीके से यही नली आगे चलकर चौड़ी हो जाती है। इसी को अमाशय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अमाशय। तो याद रखिएगा, आहार नाल का पूछता है सबसे चौड़ा भाग। अगर पूछे एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछे आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखे रहिएगा, ये चौड़ा भाग था और अब आपसे पूछ रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबी भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक, इसकी क्या होती है? 6 से 7 मीटर तक लंबाई होती है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग पूछेगा तो अमाशय स्टमक क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। वही पूछे आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताइए, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। और हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आहार नाल की लंबाई के बारे में। तो हमने आपको बताया भी था पिछली कक्षा में आहार नाल की लंबाई के बारे में। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो बताए थे 32 फीट। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट या फिर 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 9 मीटर होती है। तो ग्रास नली यही आगे चलकर चौड़ी हो जाती है, जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमाशय किस आकार का होता है? तो अमाशय देखेंगे, जैसे अंग्रेजी का जे बनता है इस तरीके से, इसी तरीके से इसका आकार होता है। अंग्रेजी के जे आकार का होता है। तो अमाशय का आकार, अमाशय किस आकार का होता है? तो इसका आकार जे आकार का होता है। ये जे आकार का होता है। अमाशय की बात करें तो अमाशय क्या होते हैं? अमाशय की बात करते हैं, जे आकार का होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। पूछा जाता है मनुष्य के अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। जानते हैं 3 भाग कौन से होते हैं? पहला होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस, और तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। अगर पेपर में पूछ ले अमाशय कितने भाग होते हैं, तो 3, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। पेपर में दिया रहेगा निम्न में से अमाशय का भाग नहीं है, तो ये 3 रहेंगे, चौथा किसी और का भाग दिया रहेगा, आप कर लेंगे, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। जिसमें सबसे बड़ा अमाशय का कौन सा भाग होता है? तो अमाशय का सबसे बड़ा भाग फंडस होता है। अमाशय का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? फंडस। अमाशय के ऊपरी भाग को कार्डिया कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडस कहते हैं, नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं आमाशय में। तो आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? आमाशय में भोजन
3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। हम बात करें आमाशय की दीवारों में क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति हम लोग ग्रास नली में भी पढ़ चुके थे। क्रमानुकुंचन गति क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया था पाइप होती है, उसमें कोई गोली हो तो वो पीछे की तरफ क्या होता है, दबता जाता है और गोली क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। सेम यही क्रिया हमारे आमाशय में भी होती है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दी में भोजन को दांतों के द्वारा चबा चबा कर नहीं खाते हैं। जल्दी के कारण वो क्या करते हैं, भोजन को पानी के साथ लील जाते हैं। तब क्या होता है, ऐसी क्रिया में आमाशय क्या करता है, क्रमानुकुंचन गति करता है और भोजन को अच्छी तरीके से पीस करके किसके समान बना देता है, लुगदी के समान। किसके समान बनाता है, लुगदी। लुगदी क्या होता है, जैसे आटे में पानी डाल करके मथ देने पर लोई बन जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, लुगदी कहते हैं। और इसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, काइम। तो आमाशय में भोजन जो पीस करके लुगदी के समान हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। उसी को काइम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय, सबसे लंबा भाग छोटी आंत 6 से 7 मीटर। आमाशय किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, फंडस होता है। आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है, 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय में कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, जिससे भोजन पीस करके किसके समान हो जाता है, लुगदी के समान हो जाता है। इसी को काइम कहते हैं। भोजन को मुख में खूब चबा चबा के करना चाहिए, जिससे लार्वा क्या होता है, भोजन के साथ अच्छी तरीके से मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं आमाशय की। तो आमाशय में भोजन किस माध्यम में रहता है, आमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में रहता है। अम्लीय माध्यम में रहता है। क्यों अम्लीय माध्यम में रहता है, क्योंकि आमाशय में एक अम्ल बनता है। उस अम्ल का क्या नाम है, HCl। HCl का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सबसे प्रबल अम्ल है। HCl की बात करें तो यह सबसे प्रबल अम्ल होता है। तेजाब की बात करते हैं। तेजाब क्या होता है हमारा, H2SO4। तेजाब का सूत्र क्या होता है, H2SO4, यानी इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। उससे भी प्रबल कौन होता है हमारा, HCl। हमारा तेजाब से भी क्या होता है, प्रबल होता है। तो हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो HCl के कार्य भी पूछता है, HCl के क्या कार्य हैं, HCl के कार्य बताइए। तो HCl का पहला कार्य है, चूंकि ये अम्ल है इसलिए भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम। ये भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरी बात करें तो ये भोजन के साथ क्या होते हैं, जीवाणु विषाणु भी हमारे आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जीवाणु और विषाणुओं को क्या करता है, भक्षण करता है। जीवाणुओं का और विषाणुओं को मारता है, जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करता है, अर्थात उनको क्या करता है, मार देता है, नष्ट कर देता है। तीसरा कार्य क्या होता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। अन्य इसके क्या कार्य हैं, ठोस पदार्थों को गलाने का कार्य करता है। ठोस पदार्थ को गलाने का कार्य करता है। ठोस पदार्थ को गलाने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन दिया रहेगा HCl, H2SO4, HNO3, HCOOH, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, अम्लीय माध्यम बनाता है भोजन को। चूंकि अम्ल है ये जीवाणु विषाणुओं का भक्षण कर देता है।
सड़ने से बचाता है और ठोस पदार्थों को गलाने का कार्य करता है। HCl इतना प्रबल अम्ल होता है कि हमारी त्वचा को भी क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, उसे हानि पहुंचा सकता है। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि जब HCl हमारे अमाशय में रहता है तो ये अमाशय को हानि नहीं पहुंचाता है, क्यों उसे क्षति नहीं पहुंचाता है, क्यों उसे नष्ट नहीं करता है? तो आइए जानते हैं, इतना प्रबल अम्ल हमारे अमाशय में रहता है फिर भी अमाशय की दीवारों को क्यों क्षति नहीं पहुंचाता है, क्यों उसे नष्ट नहीं करता है? उसके पीछे एक रीजन है। जैसे आप जानते होंगे अमाशय की बात करें तो अमाशय की दीवारों के चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। अमाशय की दीवारों के चारों तरफ एक म्यूकस की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। यह म्यूकस गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है और जिससे अमाशय की दीवारें क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं, अर्थात क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि अमाशय की दीवारें किसका स्राव करती हैं, म्यूकस का स्रावित करती हैं। और म्यूकस क्या करता है, अमाशय की दीवारों की चारों तरफ एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, जिससे HCl का हमारे अमाशय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। तो HCl के कारण उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि HCl पाचन में सहायता करता है। HCl कहाँ बनता है, तो अमाशय में बनता है। और HCl जीवाणु विषाणुओं का भक्षण भी करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग अमाशय में। तो अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और इस जठर ग्रंथि से एक पाचक रस स्रावित होता है, उसका नाम जठर रस है, जठर रस। तो पेपर में बहुत पूछा जाता है जठर रस का निर्माण कहाँ होता है। तो जठर रस कहाँ बनता है, अमाशय में बनता है। अमाशय में भोजन किस माध्यम में हो रहता है, अम्लीय माध्यम में रहता है। देखिए जठर रस है तो इसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे। जठर रस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और आपको पता है एंजाइम ही क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। हमने आपको बताया ही था, एंजाइम की सहायता से ही जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। और आपको ये भी बताए थे एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। जठर रस की बात करें तो जठर रस में 99% जल होता है। जठर रस में 99% क्या होता है, जल होता है। शेष 1% जो होता है एंजाइम, और 1% क्या होता है, एंजाइम और पाचक रस पाए जाते हैं। एंजाइम और पाचक रस पाए जाते हैं। शेष जठर रस में 99% क्या होता है, जल होता है। अगर हम बात करें जठर रस की तो पूछा जाता है जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, तीसरा होता है लाइपेज। तो याद रखना पूछा बहुत जाता है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। ऑप्शन देगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो कौन सा नहीं होगा, ट्रिप्सिन। कौन से होंगे, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। आपसे पूछे पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है, तो दूध का। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, पेप्टाइड में, पेप्टाइड में तोड़ देता है। और 90% प्रोटीन का पाचन कहां हो जाता है, आमाशय में 90% प्रोटीन का पाचन हो जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की खोज किसने किया था, जे बर्जीलियस ने।
प्रोटीन की खोज किसने किया था? जे बर्जीलियस ने। आपसे पूछे सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन के बारे में हम अगले वीडियो में प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं रेनिन की। यह भी एक महत्वपूर्ण एंजाइम है और रेनिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूछे रेनिन किसका पाचन करता है, तो रेनिन दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। दूध में एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन, और ये केसीन को किसमें बदल देता है? केसिनोजन में। केसिनोजन का मतलब होता है दही में। किसमें बदल देता है? दही में। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं या ज़्यादा पी लेते हैं तो उनमें जब वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो आप देखे होंगे थक्के के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? थक्के के रूप में निकलता है। अर्थात रेनिन उसे क्या कर देता है? दूध को किसमें बदल देता है? दही में परिवर्तित कर देता है। और बच्चों में रेनिन बहुत अधिक मात्रा में बनता है, तो पूछ लेता है दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दूध का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन है। फिर आपसे पूछेगा दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग, जैसे आप भैंस का दूध देखे होंगे तो भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो भैंस के दूध का रंग सफेद किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसीन प्रोटीन। इसी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। अब गाय का दूध देख लीजिए, गाय का दूध कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो पूछता है कि किस प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो किसके कारण होता है पीला रंग दूध का? दूध का पीला रंग, या फिर गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला जो होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण पीला होता है, और केसीन प्रोटीन के कारण सफेद होता है। याद रखिएगा, केसीन के कारण सफेद और कैरोटीन के कारण पीला होता है। दूध की बात करें तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे ऑप्शन दे देगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर। आपको बताना है दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो दूध जो होता है संतुलित आहार होता है। आप पढ़े होंगे सभी प्रकार के पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए दूध अत्यंत ही आवश्यक होता है, और उनको दूध के द्वारा ही उनके शरीर में सभी तत्वों की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। तो दूध में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो दूध में आयरन जो होता है नहीं पाया जाता है। किसकी अनुपस्थित होती है? दूध में आयरन की। और दूध में एक विटामिन नहीं पाया जाता। सभी प्रकार की विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। आज से पूछे दूध किसके कारण मीठा होता है, या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। लैक्टोज शर्करा के कारण ही दूध क्या होता है? मीठा होता है। और दूध की शुद्धता नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का, किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता नापने के लिए। तो दूध से कितने क्वेश्चन हुए? दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। रेनिन किसमें सबसे अधिक बनता है? तो बच्चे दूध अधिक पीते हैं, इसीलिए सबसे अधिक रेनिन का निर्माण कहाँ होता है? बच्चों में। फिर पूछे दूध किसके कारण सफेद होता है? केसीन के कारण। भैंस का दूध सफेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण। गाय का दूध जो होता है पीला होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। दूध में जो होता है कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन। और कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। दूध में मीठा किसके कारण होता है? लैक्टोज शर्करा के कारण। और दूध की शुद्धता नापना होगा तो दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। याद रखिएगा, आमाशय में दूध का 100% पाचन हो जाता है। यानी दूध का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? पूछ ले तो दूध का पूर्णतः पाचन जो होता है आमाशय में होता है। और पूछ ले प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से।
प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? अमाशय से। आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो आप पढ़े थे मुख से, स्टार्च या मंड। हम लोग पढ़े थे मुख में स्टार्च या मंड। स्टार्च या मंड क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? अमाशय से। दूध का पाचन अमाशय से। दूध का पूर्णतः पाचन कहां होता है? अमाशय से। यहां एक और एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। और लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। तो आप देख रहे हैं अमाशय में किसका पाचन हो रहा है? अमाशय में एक तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है, किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। दूसरा किसका पाचन हो रहा है? दूध का पाचन हो रहा है, किस एंजाइम के द्वारा? रेनिन के द्वारा। लाइपेज किसका पाचन कर रहा है? वसा का पाचन हो रहा है। तो पूछता है अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? तो अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? याद रखिएगा, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, बाकी प्रोटीन का, दूध का और वसा का पाचन होता है।